साथियों नमस्कार। आज हम फिर से मुखातिब हैं जनसुलभ पुस्तकालय के इस फेसबुक पेज पर और एक नई कहानी लेकर आपके साथ। कहानियों का सिलसिला लगातार जनसुलभ पुस्तकालय के फेसबुक पेज पर चलता रहता है। हम साथी जुड़ते हैं, अपनी कहानियां कहते हैं, कई लोग सुनते हैं और इस तरह एक सिलसिला अनवरत जारी है। अर्पण जी इस सिलसिले को मुसलसल बनाए हुए हैं, लगातार बनाए हुए हैं और हम सब उनके साथ इस तरह जुड़े हुए हैं। साथियों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है पाताल केतु। उसका शीर्षक है पाताल केतु। पाताल केतु दरअसल वैसे तो कहानी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए क्योंकि कहानी खुद ही अपने बारे में सारी बात करती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहानी से पहले बात करना चाहता हूँ। दरअसल बीते 30-40 सालों में हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई है, कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ बदली हैं हम लोगों की, समाज की, कि कई चीज़ें बहुत तेज़ी से रोंदते हुए बदल दी गई हैं, बहुत तेज़ी से नेस्तनाबूद कर दी गई है, कई चीज़ें खत्म कर दी गई हैं, कई चीज़ें हाशिए पर चली गई है और कई बातें जो हम हमारे जीवन में बहुत मायने रखती थी, वे चीज़ें भी कहीं बहुत पीछे छूट गई हैं। दरअसल ये जो बातें हुई है और ये जो दरअसल एक समय का बदलाव आया है, हालांकि ऐसा नहीं है, समय का बदलाव हमेशा आता है, हर बार आता है और समय के बदलाव के साथ साथ कई चीज़ें बदलती हैं, कई प्रवृत्तियां बदलती है, कई चीज़ें बदलती हैं, लेकिन हर बार जब चीज़ें बदलती थी, प्रवृत्तियां बदलती थी, प्रकृति के जो चीज़ों में बदलाव होता था या बाकी अन्य अन्य चीज़ों में जो बदलाव, समाज के सोचने समझने के तरीकों में जो बदलाव होता था, वो एक नियमित प्रक्रिया के दौरान, एक धीरे धीरे एक प्रक्रिया के दौरान क्षण के और जो हमारे लिए ज़रूरी और अच्छी प्रक्रिया होती थी, वह एक क्षण के हमारे बीच में आती थी और हमारे विकास क्रम में वो आगे बढ़ती थी। लेकिन इन बीते 30-40 सालों में जिस तरह से तेजी से एक बदलाव का पहिया घूमा है और उस पहिए ने, उस तेजी से घूमते हुए पहिए ने जिस तरह हमारे तमाम तमाम चीज़ों को रोन दिया है, तमाम तमाम चीज़ों को नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया है, उन चीज़ों की वजह से आज हमारा समाज बहुत अलग ढंग से आ गया है एक जगह पर और वहाँ मनुष्यता खत्म होती जा रही है, वहाँ मानवता खत्म होती जा रही है, वहाँ मनुष्य मनुष्य के बीच के जो संबंध है और शायद जिनकी वजह से हम हैं या हमारा वजूद है या हमारी मनुष्यता है, हमारी आदमियत है, बरसों से हम जिस एक स्नेह के बंधन में, प्रेम के साथ जीवन यापन करते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी प्रभावित हो रही है और बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस वजह से, इस कारण से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। इन बदलती हुई चीज़ों को कहीं दस्तावेज के रूप में हमारे यहाँ कभी रिकॉर्ड भी नहीं किया जा रहा। जो हमारी भाषा में बदलाव हुए हैं, हमारी बोली में बदलाव हुए, वे कहीं किसी पुस्तकालय में, किसी शब्दकोश में नहीं है। समाज में जो बदलाव हुए हैं, समाज के लोगों के पेशों में जो बदलाव हुए हैं, समाज के जो परंपरागत पेशे थे वो खत्म हुए हैं, उनका कहीं दस्तावेजीकरण हमारे यहाँ नहीं है। समाज की छोटी छोटी चीजें जो बहुत मामूली तौर पर हमारे गांवों में, कस्बों में मिल जाया करती थी, उससे हमारे जीवनचर्या का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत सारा काम हमारे दैनिक जीवन में समाज के लोग कर लिया करते थे, वो भी आज हमारे बीच से लगातार गायब होता जा रहा है और उसकी जगह एक आयातित किस्म का, एक बाहर से आई हुई ब्रांड वाली चीज़ों का चलन हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ा है। तो वो जो खत्म होती हुई चीज़ है, जो हाशिए के पीछे जाती हुई चीज़ें हैं, उनका भी कहीं कोई ना तो दस्तावेजीकरण है और ना ही कोई उनको कहीं सूचीबद्ध किया गया है। समाजशास्त्र की किसी किताब में इसको सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ऐसी स्थितियों में एक साहित्यकार का, एक लिखने वाले का, एक पढ़ने से वाबस्ता, लिखने पढ़ने से वाबस्ता लेखक का या आदमी का यह एक ज़रूरी कर्तव्य हो जाता है कि वह इन छूटती हुई चीज़ों को, इन हाशिए पर जाती हुई चीज़ों को, इन खत्म होती हुई चीज़ों को किसी न किसी तरह हमारे मुख्य केंद्र में लेकर आए। मुख्य केंद्र में नहीं भी लेकर आए तो कम से कम एक दस्तावेज के रूप में उसको कहीं ना कहीं एक लिपिबद्ध किया जाए
ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये पता लग सके कि कम कुछ सालों बाद ये चीजें बहुत, हालांकि आज भी कई बातें हमारी ही जो हमने बचपन में देखी होंगी या हमारे बचपन में जो चीजें बहुत आम फहम हुआ करती थी, वे चीजें आज लगभग विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। और 2-3 पीढ़ी बाद यदि हम देखेंगे तो शायद वो चीजें हमारे बीच नहीं होंगी, लेकिन वो यदि कहानी में दर्ज होती है, किसी कविता में दर्ज होती है, किसी लेख में दर्ज होती है, तो शायद वो कविता या कहानी यदि आगे कभी पढ़ी जाए, संभवतः पढ़ी जाएगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि साहित्य किसी एक समय का नहीं होता, वो बहुत आगे तक के समय को देखकर लिखा जाता है, बहुत आगे तक के समय। आज भी हम पिछले 100 साल पहले का साहित्य आज पढ़ते हैं, 100 साल पहले लिखी गई कविताएं, कहानियां आज भी हम पढ़ते हैं, 150 साल पहले लिखा गया पढ़ते हैं। तो ये एक अनवरत प्रक्रिया है, और मुझे लगता है जब वो पढ़ा जाएगा, ये कहानी कविता जिसमें वो छूटे हुए शब्द हैं, छूटी हुई बातें हैं, छूटे हुए पैसे हैं, छूटे हुए लोग हैं, छूटी हुई चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नोटिस किया जाएगा और उन चीजों को लेकर बात होगी, या शायद नहीं भी हो। लेकिन एक लेखक के रूप में मेरी हमेशा एक उम्मीद होती है कि इन चीजों को कहीं ना कहीं दर्ज करके रखा जाए। शायद पाताल केतु कहानी में भी मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप उससे जुड़ पाए, शायद आपको अच्छी लगे, तो मैं शायद शुरू करूं पाताल केतु कहानी आपके लिए। मैं शुरू कर रहा हूं। पाताल केतु कहानी का शीर्षक है पाताल केतु। वह नींद के कुएं में छलांग लगाता है, वह नींद के कुएं में छलांग लगाता है, और नींद का पानी हमारी आंखों की कोरों तक छलकता है, जैसे उसके छलांग लगाने पर कुएं की दीवारों तक छलकता था। नींद से जागने की अर्ध चेतनावस्था में हम उसे कुएं की तली में जाते हुए देखते हैं। वह पानी की परतों के नीचे अदृश्य हो जाता है, सतह पर सिर्फ कुछ बूंदें बुलबुलों की शक्ल में नीचे से ऊपर को जाती आती हैं, और हमारी धड़कनें थमने लगती हैं। वह डूब गया है या उसकी सांसें अब भी चल रही हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में उसके शीघ्र लौटने की प्रतीक्षा करने लगते। समय बढ़ता जाता और हमारे भीतर की धुकधुकी अक्सर तेज हो जाया करती। मैं अब भी कई बार नींद से औचक जागता हूं, उसी धुकधुकी को अपने भीतर महसूस करता हूं। सांसें तेज हो जाती हैं और मन मस्तिष्क सुन्न पड़ जाता है। इधर लंबे वक्त से मैं उसके लौटने के इंतजार में हूं। मेरी तमाम प्रार्थनाएं स्थगित हैं या बेअसर, जबकि बचपन में प्रार्थनाएं तुरंत अपना सर दिखाती रहीं। कुछ ही पलों में पानी की परतों को काटता हुआ वह अपने हाथों में अमृत कलश लेकर धन्वंतरी की तरह सतह पर लौट आता। एक हाथ से अपने चेहरे पर चिपकी बूंदों को पोंछता और तेजी से सिर झटकता, तो उसके बड़े बड़े गीले बालों की लटें पीछे कंधों पर के बीच डोलने लगती। हमारे चेहरे खुशी से दमक उठते, कलश की धातु पर धूप ठहर कर इंद्रधनुषी हो जाया करती। सोचता हूं, उस अमृत कलश का एक बूंद उसके हलक में उतर पाता तो वह भी अमर हो जाता, पर ऐसे लोग अमर होने के अभिलाषी नहीं होते। वे अपने समय में ही जीते हैं और फिर सदियों तक यादों में बने रहते हैं। बड़ी दादी ने उसे शिद्दत से अपनी यादों में सहेज रखा था। यादों की पगडंडियों पर वह चला जा रहा है, अपने उसी अंदाज में, लंबे और मजबूत डग भरते हुए। उसकी चाल में हल्का सा दर्प है, वह हमेशा से ऐसा ही था, मनमगन, मस्त मौला और मलंग तबीयत का। वह किधर जाएगा किसी को नहीं पता, उसे खुद भी नहीं मालूम। जहां मन रम जाएगा वहीं रुक जाएगा। नदी, फकीर और मुसाफिर की तरह न उसका कोई ठौर ठिकाना, न कोई बंधी बंधाई लीक सी दिनचर्या, और न ही वह किसी के काबू में था, अपनी ही मर्जी का मालिक। उसकी जिंदगी किसी अबूझ पहेली से कम नहीं थी। कोई कुछ पूछता तो वह फीकी सी मुस्कान बिखेर देता। उस मुस्कान की पिलपिली उजास में रहस्य का धुंधलका और भी गाढ़ा हो जाया करता। इस तरह यह रहस्य समय की परतों के साथ लगातार गहराता ही रहा।
तब से अब तक के इस लंबे वक्फे में। गांव में कौन ऐसा था कि जिस पर उसका एहसान न हो? हर कोई उसके हुनर का ताबेदार था। वह कभी किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहता, पर लोग उसकी भलाई के पल याद रखते थे। कोई उन्हें भूलता नहीं था। उसके हुनर के किस्से वहां की हवाओं में तैरते रहते। अंधेरी सूनी रातों में जब हवाएं बेलौज दौड़ने लगती, उनके झोंकों की थाप दरवाजों के सुराखों और पेड़ों की टहनियों में सुनाई देती। दरवाजों के पीछे अपने अपने घरों में दुब के लोग दम साधे उसके गुजर जाने का इंतजार करते। सन्नाटे को चीरती हुई उसकी सरसराहट भीतर कलेजे में उतरती। सीटी बजाती हवा सीटी बजाती हवा पगलाई सी गांव की गलियों में चक्कर काटती रहती। तब उन हवाओं से किसी किस्से का कोई एक छोर पकड़कर बड़ी दादी के शब्द गूंजते। केकड़े का जीव और मछली का मन था उसका। केकड़े की तरह दुबले पतले हाड़ का और मछली की तरह मासूम। वो आदमी नहीं, पाताल का दैत्य लगता। तभी तो लोग उसे पाताल केतु कहते थे। गजब का हिम्मती। मुझे तो लगता है वह इस धरती का नहीं था, किसी और लोक से आया था। वह पाताल के पूरे 7 लोग जानता था। हम जिस धरती पर हैं उससे 7 लोग ऊपर आकाश में और 7 नीचे पाताल में। सुना नहीं, रामायण में राम लक्ष्मण को अहिरावण से छुड़ाने के लिए हनुमान जी 70,000 योजन पाताल में उतर गए थे। और हाँ, ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलते कृष्ण भी तो कालिया नाग का मर्दन करने पाताल में उतर गए थे। कुआं हो या नदी तालाब, ऐसा नीडर कूद पड़ता। गांव में सबको तैरना आता है, पर जान जहान की फिक्र रखकर पहले जांच पड़ताल करते, तब कहीं हिम्मत करते। और वह तो बातों ही बातों में कूद पड़ता। वह अक्सर कहता कि हिम्मतें मर्दे तो मदद दे खुदा। इतना कहकर वे रुक जाती और आगे की बात के लिए हम उनका मुंह ताकने लगते। तभी रात के अंधेरे में अलाव की लौ कांपती और उनकी आवाज आसमानी बिजली की तरह कड़कती। अब तक उनके कहन के जादू का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता। निपट खामोशी में हम कान लगाकर सुनते। उनकी आवाज लरजने लगती। हमें लगता कि वे भावुक हो रही हैं। गुनगुनी आंच में हमारे खुले हुए हाथ आग की तरफ होते और आगे सुनने की अधीरता में टकटकी लगाए आंखें उनके चेहरे पर जमी रहती। उनकी आंखें आग पर होती, लेकिन वे हमारी अधीरता को ताड़ जाती। एक पल रुक कर कहती, तब पनघट बड़े जीवंत और भरे पूरे हुआ करते थे। भोर की उजास के साथ पनघट का संगीत सुनाई देने लगता। धातुओं के घड़े बजते, पंछी चहचहाते और औरतों की अल्हड़ खिलखिलाहटें गूंज उठती। गांव भर की औरतें कुएं कुंडियों से पानी उलीच उलीच कर अपने सिर पर मटके रखे घर तक ले आती। कई बार उनके पीतल और तांबे के घड़े अपने गले की रस्सियों से फिसलकर कुएं कुंडी के तल में लुढ़क जाते। औरतों के हाथ में रह जाता सिर्फ रस्सी का एक सिरा। वे ठगी सी रह जाती, गुनाहगार की तरह अपने अपने आंगन में खड़ी ताने सुनती। मुझे लगता बड़ी दादी खुद आंगन में खड़ी हैं, गर्दन नीचे किए, गुनाहगार की तरह। बरसों पहले का कोई दृश्य मेरी आंखों में सजीव होने लगता है। मैंने वह दृश्य अपनी आंखों कभी नहीं देखा, माँ ने भी नहीं देखा, पर दादी से माँ और माँ से मैंने कई बार अपने कानों सुना था। कानों सुने दृश्य भी कभी कभी हमारी आंखों में जीवंत हो उठते हैं। बड़ी दादी को डांट पड़ती, ऐसे कैसे गिर गया घड़ा? ध्यान कहाँ था तेरा? अच्छे से बांधा ही नहीं होगा। सास ननद तोरा कसती, हमारी तो जिंदगी हो गई, मजाल की घड़ा फिसल जाए। घड़े की ही नहीं, मान मर्यादा की रस्सी भी औरत के हाथ में होती है। जितनी कसकर रखेगी उतना ही अच्छा, नहीं तो घर टूटते देर नहीं लगती। उन दिनों बड़ी दादी की उम्र ही क्या थी, खेलने खाने की उम्र थी। दूध के दांत झड़कर आने लगे थे कि बड़े दादा के साथ इस दूर देश में ब्याह दी गई। बड़े दादा मतलब हमारे दादाजी के सबसे बड़े भाई। माँ बाप तो कन्यादान का पुण्य पा गए, पर वे तब न तो ब्याह का अर्थ समझती थी और न ही इस तरह अनायास हुए विस्थापन का कारण उनके पल्ले पड़ता।
मां से दूर हो जाने की टीस भीतर ही भीतर सालती रहती। कोई उनके मन के नजदीक न था तो घर के किसी कोने में अकेली रो लेती या पनघट की डगर में आंसू टपकाती चलती। पानी खींचने की गीली नेज कंधे पर लटकती रहती। वह बच्ची अपने दुखों से भारी घड़ा कुएं से खींचती और फिर उससे मटके भरकर उन्हें सिर पर रखे घर पहुंचती। कभी उस घड़े के साथ खुद कुएं में डूब मरने की इच्छा होती, पर उतनी हिम्मत भी कहां थी उसमें। आसपास के घरों में 2-3 बहुएं और थी उसी की उम्र की। उन्हें आपस में बतियाने की आजादी तो नहीं थी, पर हाँ, छत पर कपड़े सुखाते, पनघट पर आते जाते और कभी घर के पिछवाड़े सब्जी भाजी तोड़ते आंखें मिल जाती तो उनका दुख आंखों की कोरों से बाहर आकर साझा हो जाया करता। काजल चेहरे पर फैल जाता। वे अब भी उन दिनों को याद करते हुए सिहर उठती है। उनकी आंखों से वह दुख तैरने लगता है। एक पल वहां ठहर कर लौट आती है आज में। हंसते हुए कहती है कि तब न तो देश आजाद था और न ही औरतें। बाद के दिनों में उनके दिन पलटते गए। 2 बच्चों के जन्म के बाद बड़े दादा की नौकरी लग गई और कुछ सालों अकेले नौकरी करने के बाद वे उन्हें भी शहर ले गए। दादा नौकरी से तो रिटायर हो गए, पर शहर से बंध गए थे। बच्चे बड़े शहरों की तरफ दौड़ गए, पर वे दोनों वहीं रह गए थे। बड़ी दादी जब कभी गांव आती तो यादों में डूबती उतरती रहती हैं। उनकी बातें सुनने पूरा कुनबा आ जुटता है। उनके उन कड़वे दिनों का दुख औरतें अपने कलेजे में महसूस करती हैं। बच्चे उनका इंतजार करते। वे उन्हें अक्सर किस्से की शक्ल में कोई कहानी सुनाती और बच्चे उन जीवंत कथाओं को अपने भीतर धड़कते हुए महसूस करते। हम उनकी कहानी में रमने लगते। उनकी आंखों में अतीत चलचित्र की तरह सजीव हो उठता। हम उनकी आंखों के बदलते रंगों से उनकी था पाते। कहानी हमेशा सुनाने वाले के अंदाज के बूते आगे बढ़ती है, कहने वाले की आवाज पर तैरती है और उनकी आंखों से झांकती है। वे कहती, गांव में तैरना कौन नहीं जानता, पर नदी तालाब में तैरना दूसरी बात है। छोटे छोटे कुएं कुंडियों की अंधी गहराई में उतरकर घड़ा ढूंढ लाना कोई आसान काम नहीं था, बड़े हुनर का मसला था। इनमें बावड़ियों की तरह सीढ़ी नहीं थी कि सर्र से आदमी घड़ा लेकर ऊपर आ जाए। बरसों पुरानी ऊंची कच्ची पक्की दीवार की ईंट चूने के प्लास्टर को तोड़कर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे। इन पंठियों पर हाथ पैरों की उंगलियां चिपकाते हुए उनसे लटक कर एक एक हाथ और पैर आगे बढ़ाते खड़ी चढ़ाई करना हर किसी के बस में नहीं था। लेकिन वह पंठिए से लटकता हुआ सर्कस के किसी कलाकार की तरह चढ़ जाता। नमी से पंठियों में हरी काई जम जाती। वह इतनी चिकनी होती कि हाथ रखते ही आदमी फिसल कर फिर कुएं में जा गिरता। कुछ लोगों ने उसकी तरह कोशिश की भी, पर बेकार। बमुश्किल रस्सियों से खींचकर उन्हें बाहर निकालना पड़ा। आखिरकार घड़े बाल्टी निकालने का काम पाताल केतु के जिम्मे ही आ गया। उसका असली नाम कुछ और था, पर लोग अब उसके असली नाम को भूल चुके थे। हालांकि इस काम के लिए गांव में एक अदद बिलाई भी मौजूद रहती थी। हवेली के बरामदे में वह मुस्कुराती रहती, चमचम करते अपने रूप बना, और इस हवेली की नई नवेली मेहमान होने से उस पर एक खास तरह की चमक आ गई थी। सुबह की धूप का एक टुकड़ा ठीक उसके माथे पर खूंटी के पास पड़ता तो धूप की सुनहरी आभ उसकी देह को कुंदन बना देती। बिलाई मोटे लोहे का एक मजबूत छल्ला, जिसमें अलग अलग दिशाओं में जाती लोहे की हुकनुमा हेकड़ियां लटकी होती। इसे रस्सी के सहारे पानी की तली में उतारकर गोल गोल घुमाया जाता तो वह अपने हुक में घड़े के गले या बाल्टी के कड़े को फंसा लेती। रस्सी में जोर आने लगता और फिर रस्सी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचते हुए घड़ा या बाल्टी निकाल ली जाती। बिलाई होने के बाद भी पाताल केतु का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। लोग कहते कि बिलाई उसके सामने पानी भरती है। वह जबर आदमी है, जो सोच लेता है पूरा करके ही दम लेता है। उसके सामने आखिर इस बित्ते भर की बिलाई का क्या मोल। उस बिलाई पर किसी को कोई भरोसा नहीं था। सारा भरोसा पाताल केतु पर था। कभी कभार किसी ने कोशिश की भी, पर आखिरकार पाताल केतु ही काम आया। वह जब कभी उसे देखता तो कुछ इस तरह
बस जब कभी बिलाई को देखता तो कुछ इस तरह जैसे युद्ध के मैदान में अपने प्रतिद्वंदी को कोई देखता है, गर्विले भाव से। इसमें बिलाई के प्रति हिकारत के संकेत भी शामिल थे। हिकारत और उसके गैर जरूरी होने जैसा भाव। उसे पक्का यकीन था कि उसके सामने वह टिक नहीं सकती। वह मुंह बिचकाते हुए कहता, उसकी यह आवाज वहां मौजूद लोगों की भीड़ में से कभी किसी ने नहीं सुनी थी। वे सब उस पल बिलाई के चमक दमक वाले रूप जाल में खोए रहते थे। खोए हुए लोगों को ऐसी मामूली आवाजें कब सुनाई देती हैं? खोए हुए समाज के कान सबसे पहले बहरे होना शुरू होते हैं। पहले मामूली आवाजें सुनाई देना कम होती हैं और उसके बाद धीरे धीरे ऊंची आवाजें भी उनके कान के पर्दों को छू तक नहीं पाती। वे अक्सर शोर में दब जाया करती हैं। सपनीली बातों की गहमा गहमी में अक्सर उसकी हूं दब कर रह गई थी, जबकि यह हूं असाधारण आवाज थी। और इसमें एक तरह की युद्ध घोषणा थी। लड़ाई के मैदान में जिस तरह योद्धा अपने अपने शंख बजाकर खम ठोंकते हैं, लगभग वैसी ही। यह कथा कहते हुए बड़ी दादी के चेहरे पर गर्व और खुशी के भाव होते। फिर थोड़ी देर में उनके चेहरे पर अनायास उदासी का कोई रंग उमड़ आता और वे कोई अनमोल चीज खो देने की पीड़ा से भर उठती। अलाव की झगड़ताप रोशनी में उनकी देह की झुर्रियों से झांकते दुख के स्याह धूसर रंग और गाढ़े हो जाते। कुएं कुंडी की तली से घड़े को ढूंढना भी टेढ़ी खीर थी। तली में जमी गाद में पैर फंसते, मिट्टी के टूटे कलशों के ठिकरे और चट्टानों के नुकीले सिरे चुभते, पत्थरों और कीचड़ के बीच से घड़े को चिन्हना और इस प्रयास में देर तक सांस रोके पानी की अतल गहराई में रुके रखना पड़ता। हाथ में कभी केकड़े मेंढक पड़ जाते तो भीतर तक फुरफुरी दौड़ जाती। घड़े को ढूंढना हो या पंठियों से चढ़ना, उसकी एक गलती उस पर भारी पड़ सकती थी। किसी भी चट्टान का कोई नुकीला सिरा शरीर के लिए खतरा हो सकता था, सिर फट सकता था, पर उसे इन खतरों का जैसे कोई डर ही नहीं था। वह इन सबसे बेखबर कूद पड़ता। वह कहता कि धरती और पानी के ये सोते हमारी माँ है, इनसे कैसा डर। एक बार किसी ने कुएं में बोतल फेंक दी और उसके मोटे कांच का टुकड़ा उसकी पिंडलियों में चुभ गया था। खून का फव्वारा फूट पड़ा था। उसने वहीं चट्टान पर खड़े हो अपने कमीज के एक टुकड़ा फाड़कर बहते हुए खून को रोक लिया और जैसे तैसे ऊपर आ गया था। फिर महीनों तक लगड़ाते हुए चलता फिरता रहा। कभी तेल हल्दी लगा लेता तो कभी आंकड़े के पत्ते बांध लेता। घाव भर गया था, लेकिन पैर सीधे रखते नहीं बनता था। फिर भी वह बेधड़क कूद जाता। वह इस काम का कोई पैसा भी नहीं लेता था। फसल के वक्त कुछ लोग जरूर उसे अनाज के पुले वगैरह दे दिया करते। तीज त्योहार पर आंगन में बिठाकर भोजन करा देते। ब्याह शादी में उसे बुला लिया जाता तो वह दो टेर भी उठाता। कभी किसी घड़े को निकालने पर उसे किसी ने नगद पैसा दिया हो, ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आता। वे भावुक हो जाती। रूंधे गले में उनकी आवाज कांपती। कुछ देर रुककर वे फिर कहने लगती, मुझे लगता है कि वह खुद कोई कुआं कुंडी था, गहन गंभीर। जीवन की खुरदुरी चट्टानों के नीचे उसके निर्मल मन की थाह में कोई सोता फूटता रहता। तांबे पीतल के चमचमाते घड़े अंधेरे कुओं से बाहर आते तो धूप की किरचें उन पर जगमगाती। धातु की चमक भी उनके भीतर पैसों का मोह नहीं जगा पाती। धातु की वह चमक बहू बेटी की आंखों में जरूर झिलमिलाती। घड़े के लौट आने से उस पर लगते लांछन ताने थम जाते। वह मन ही मन उसे आशीषती कि भगवान उसकी लंबी उम्र करे, वह जुग जुग जिए। आज तो उसने भाई की भीड़ निभाई। वह आंखों में कृतज्ञता का भाव लिए उसे मन ही मन आशीषती। उधर वह अपनी गीली देह पर कुर्ता डाले बीड़ी सुलगाता, फिर अपने रास्ते चल पड़ता, अपने उसी अंदाज में, लंबे और मजबूत डग भरते हुए, अपनी चाल में हल्का सा दर्प लिए। बच्चों के लिए वह किसी अजूबे से कम नहीं था। किसी मकड़ी की तरह चिकने पंठियां पकड़कर जब वह कुएं कुंडियों की दीवारें चढ़ता तो बच्चे सांसें रोककर मुंडेर से झांकते और उसके हुनर पर फिदा हो जाया करते। देसी स्पाइडरमैन, शायद उसे देखकर ही स्पाइडरमैन का किरदार बनाया गया होगा। वह उनका सुपर हीरो हुआ करता था।
कागजी नहीं, रियल हीरो, जो जीता जागता उनके सामने था। वे उसे अपने सामने देख सुन सकते थे। वे अक्सर उसकी बातें किया करते। जब वह घड़ा निकालने पानी के भीतर गोता लगाता तो कुछ देर के लिए सतह पर कोई हलचल नहीं होती। बस रुक रुक कर तली से पानी के बुलबुले ऊपर की तरफ आते रहते। बच्चे दम साधे उसके सतह पर आने का इंतजार करते रहते। गांव में से किसी भी घर का घड़ा डूबे, उसे निकालते हुए देखना बच्चों के लिए जरूरी कामों में शामिल हुआ करता। अलाव में दहकते अंगारे करपाने लगते थे। कलझाई होते अंगारों पर राख की परत जम रही थी। आग के राख में बदलने पर ध्यान जाते ही उन्होंने कहानी को रोककर अलाव को ठेसर दिया। अंगारों पर जमी राख खिरने लगी। भीतर का दीप्त लाल रंग फिर उभर आया। इन चटकते हुए अंगारों में दो लकड़ियां खिसकाई। हथेलियों की आंच से हमारी देह का खून गर्म होने लगा। राख जड़ी तो आग के साथ कहानी की लो भी बढ़ चली। उनकी आंखों की पुतलियों में धधकी हुई आग साफ नजर आ रही थी, लेकिन अलाव से दूर वे उन दिनों की यादों के ताप को अपने कलेजे में महसूस कर रही थी। उनकी आवाज हमें कहीं दूर से आती हुई लग रही थी, पहाड़ के पीछे से, या शायद पाताल केतु के वक्त से होती हुई वह हम तक पहुंच रही थी। उधर कुएं कुंडी में घड़ा गिरता और इधर तलाश शुरू होती पाताल केतु की। उसकी तलाश ही सबसे मुश्किल थी। एक बार मिल जाए तो समझो घड़ा मिलना पक्का। उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। कहने को पुरखों का दिया छोटा सा 2 कमरों का टूटा हुआ खंडहर जैसा घर था, पर उसमें उसका मन नहीं रमता था। रमता जोगी और बहती नदी का कब कौन सा पता होता है। जहां मन लग जाए उधर निकल जाता। 8 दिशाओं में से कोई उसका रास्ता नहीं रोकती थी। लोग आपस में पूछते, उसे कहीं देखा है, और पता लगता सुबह वहां दिखा था, फिर किसी ने वहां से गुजरते देखा था। इस तरह पतार से की जाती, मिल जाता तो साथ ही चला आता, कभी इनकार नहीं करता। और एक दिन वह घटना हो गई कि जिसने पाताल केतु की जिंदगी के कुएं में भंवर जाल ला दिया। हुआ यूं कि मालिक की छोटी बहू के हाथों से घड़ा कुएं में फिसल गया। मालिक के एक आदमी घड़ा निकालने के लिए पाताल केतु को गलियों से चौपालों तक और खेतों से लेकर नदी तक सब तरफ तलाश कर आए थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बस यही बात मालिक को अखर गई थी। अखरी ही नहीं, मन में फांस की तरह चुभ गई थी। यह उनकी साख पर सवालिया निशान था। साख पर बट्टा लगाने की कोशिश को वे कैसे नजरअंदाज कर देते। जिस गांव के ज्यादातर लोग उनके हुक्म की तामीली करना अपना फर्ज समझते थे, उनके एक इशारे पर जहां लोग दौड़े चले आते थे, उन्हीं मालिक को यह कैसे मंजूर होता कि उनके घर का घड़ा पानी में डूबा हो और सुबह से शाम हो गई पाताल केतु का सुराग लगाते लगाते। वह गांव में होता तो मिलता न। वह तो बिरजू सेठ के साथ पास के गांव के हाट में चला आया था। बैलगाड़ी में बिरजू सेठ की दुकान का सामान लदा था और गाड़ी हाँकने वाला बीमार पड़ गया, तो वह उनका सारथी बन गया। 3 कोस गाड़ी हाँकने का मेहनताना, पोहे जलेबी की दावत और 2 वक्त की रोटी। इधर वह हाट की रंगीनियों में डूबा हुआ था और उधर गांव में मालिक के लोग उसे ढूंढ रहे थे। वह रात में घर लौटा और सो गया। जब सुबह सोकर उठा तो सारी बात पता लगी। वह खुद ही मालिक की हवेली की तरफ निकल गया कि उन्हें साथ लेकर घड़ा निकाल देगा। वह अभी चौपाल तक ही पहुंचा था कि उधर से मालिक के छोटे बेटे अपने 4-5 हालियों के साथ कुएं की तरफ जा रहे थे। एक हाली के हाथ में बिलाई और कंधे पर रस्सी झूल रही थी। उनके पीछे पीछे गांव भर के बच्चों का हुजूम था। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये लोग किस काम से जा रहे हैं। एक पल को लगा कि छोटे मालिक उसे डपट कर कहेंगे, कल दिन भर किधर रहा रे, चल कुएं पर घड़ा निकाल। लेकिन उसे बेहद आश्चर्य हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नजर मिलने और उसके राम राम करने के बावजूद उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी तरफ ऐसे मुंह फुलाकर देखा जैसे उसका कोई मौल ही न हो। उसका दिल धक से बैठ गया। इस तरह नजरअंदाज कर दिए जाने की उसे जरा भी आशंका नहीं थी। वह गांव में पहली बार था कि किसी ने उसके रहते हुए बिलाई पर भरोसा किया था। छोटे मालिक उसे डांट डपट लेते तो वह इतना अपमानित महसूस नहीं करता, पर यहाँ तो बस उसे एक नजर भर देखा और वे आगे बढ़ गए। उसने गौर किया कि वे जब आगे बढ़े तो बिलाई ने उसकी तरफ उपहास से देखा और मुस्कुराने लगी। वह अचकचा गया था। उसकी उस कड़वी मुस्कुराहट से वह उसे सहन नहीं कर सका था। उसके भीतर वह किसी बर्छी की तरह चुभ गई थी।
उसने बिलाई को एक नज़र भर देखा और उधर से आंखें फेर ली। यह वाकया सरे चौपाल हुआ था, जहां कई लोग जमा थे। हालांकि उनमें से कोई कुछ नहीं बोला था, पर हैरत में तो सभी थे। पाताल केतु के लिए छोटी बात नहीं थी। इतने लोगों के बीच उसकी बेइज्जती का सवाल था। जिस काम को वह अपनी पूरी जिंदगी से करता आया था, उससे इस तरह बेदखल कर दिए जाने के मलाल से भी बड़ा था उसे इस तरह हकाल दिए जाने का दुख। ऐसा तो उसने कभी नहीं सोचा था। वह शर्म और लिहाज से जमीन में गड़ा जा रहा था। एक पल को उसे लगा कि यह धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। वे कुछ देर रुकती, अंधेरे को चिन्हती। उदासी और दुख का कोई धूसर सलेटी रंग दादी की आंखों में देर तक पसरा रहता। कहानी आगे बढ़ती। वह कहना चाहता था कि जमाने की धार ही उल्टी चलने लगी है, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उधर लोगों के मन में कई सवाल घुमड़ रहे थे। अब उसका क्या होगा? क्या उसका क्या उसका जादू खत्म हो जाएगा? वह इतने सालों तक ये काम करता रहा, फिर अब क्या उससे काम छीन लिया जाएगा? क्या वह किसी और गांव चला जाएगा? यह सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि वह लोहे की बिलाई क्या इस भरे पूरे आदमी की जगह ले पाएगी? वह पलट कर चलता बना। थोड़ा आगे हवेली थी। उस उसने ऊपर की तरफ गर्दन उठाकर बड़े दरवाजे से सटे लंबे चौड़े दालान के बीचों बीच आसमान के एक बड़े टुकड़े को ढकती माली की ऊंची हवेली पर नजर डाली। मोटी मोटी दीवारों से घिरी हवेली महफूज थी। पूरा दालान बड़े बड़े पत्थरों से ढका हुआ था। सदियों से इन पत्थरों ने धूल मिट्टी से और बड़े दरवाजे ने हवेली को लोगों से दूर रखा था। हवेलियां अपनी मिट्टी और अपने लोगों को हमेशा दूर रखती हैं। वह आगे नदी की तरफ बढ़ चला। आज उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। वह बार बार सोचने लगा। वह बार बार सोचने लगता। उसके मन में गहरी उथल पुथल मची थी। वह नदी के घाट की सीढ़ियों पर बैठा देर तक बीड़ी फूंकता रहा। बीड़ी का धुआं उसके आसपास था। उसकी नजरें दूर नदी की मझधार पर थीं। धूप तेज हो रही थी, पर वह गुमसुम सा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। यूं ही बैठा रहा देर तक। उसे लग रहा था कि अभी कोई उसकी पीठ के पीछे से उसे पुकारेगा, अरे भाई जल्दी चलो। कुएं में घंटों से बिलाई घुमाई जा रही है, पर घड़ा निकल ही नहीं रहा। शायद उल्टा गिरा है। सीधा होता तो उसकी गर्दन बिलाई में फंस जाती। उल्टे घड़े की चिकनी सतह पर बिलाई की पकड़ कैसे बनेगी? अब तो तुम्हें ही चलना पड़ेगा। मालिक नाराज हो रहे हैं, जल्दी चलो। कोई आकर उसे लिवा ले जाता तो वह चुपचाप उसके साथ चला भी जाता। लेकिन वहां तो कोई नहीं था। दूर तक पसरा हुआ उजाड़ सन्नाटा भाए भाए कर रहा था। वह देर शाम तक वहीं अकेला बैठा रहा। उसके बाद से किसी ने उसे कभी कुएं की तरफ नहीं देखा। अब उससे 2 कदम भी चलते नहीं बनता था। उसके पांव का घाव बढ़ गया था। उससे मवाद बहता रहता। सड़न उसके पांव में ही नहीं, उसके वक्त में भी आ गई थी। सड़न उसके पांव में ही नहीं, उसके वक्त में भी लग गई थी। कुछ महीनों बाद पाताल केतु अनायास कहीं गुम हो गया। कहाँ गया किसी को नहीं पता। किसी ने उसे नहीं खोजा। इसके बाद वहां किसी ने उसे कभी नहीं देखा। कहते हैं धरती फटी और वह पाताल में समा गया। उसका जाना अकेले उसका जाना नहीं था। उसके घड़े और कुएं कुंडियां भी उसके साथ चले गए। उसके जाने से धातुओं के चमचमाते घड़े फीके पड़ गए। वे अपनी चमक खोकर अनमने से अंधेरे भंडारों में गुमसुम पड़े रहे या कूट के भाव बेच दिए गए। कुएं कुंडियां धरती की गोद में धंस गए। बड़ी दादी कहानी कहते हुए अनायास चुप हो गई। उनके भीतर से कोई हिचकी उठी थी। उनकी पनीली आंखें गीली हो रही थी। हम जानते थे कि अब उनके गले से देर तक कोई आवाज नहीं निकलेगी। हवाएं शांत हो चली थी। अब वहां कोई आवाज नहीं थी। मुर्दा रात की नीम खामोशी में रह रहकर सिर्फ सियारों के रोने की करुण आवाजें गूंज रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपने इतनी गंभीरता से, इतनी शिद्दत से इस कहानी को सुना, और इस कहानी को आपने सुना, और आपके मुझे लगातार आपकी कमेंट्स भी मिली हैं। इसमें काफ़ी सारी कमेंट्स मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फिलहाल देखने की कोशिश करता हूँ।
आशा राठौड़ जी बहुत धन्यवाद। और इनके अलावा सीनीवाली जी ने कहा है बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत धन्यवाद सीनीवाली जी, आप खुद एक बहुत अच्छी कथाकार हैं और आपने इस कहानी को इतनी शिद्दत से ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्पण जी, कहानी समाप्त हुई। यदि इस कहानी पर कोई बात हो, कोई सवाल हो तो मैं बात कर सकता हूँ, अन्यथा हम इस सत्र को यहीं समापन करें। आशा राठौड़ जी, सीनीवाली जी और सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने यहाँ मुझे समय दिया और इस कहानी को सुनने के लिए। यह कहानी नया ज्ञानोदय के अभी जो ताज़ा अंक है उसमें, ताज़ा इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद कोई अंक अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए उसमें ये प्रकाशित हुई थी ये कहानी। और अर्पण जी का आग्रह था कि इस कहानी को यहाँ जनसुलभ पुस्तकालय के श्रोताओं के लिए भी उपलब्ध कराया जाए और आप इसे पढ़ें। इसी आग्रह से मैं आज यहाँ कहानी पाठ कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सीनीवाली जी, बहुत अच्छा पाठ ये आपको पाठ अच्छा लगा। दरअसल कहानी की मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि कहानी हमेशा पाठ के बूते ही आगे बढ़ती है। जैसा कि इस कहानी की एक पंक्ति में आता भी है कि कहानी कहने वाले के बूते ही आगे बढ़ती है। तो कहानी का पाठ यदि हम थोड़ा सा ठहर कर करें तो शायद अच्छा होता है। और आपको एक कहानी का पाठ अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा राठौड़ जी, बहुत धन्यवाद, आपने कहा कि बहुत सुंदर और संवेदना से परिपूर्ण कहानी जी आपको अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया आपका। जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से अर्पण कुमार जी कह रहे हैं बेहद कारुणिक कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी, आपको इस टिप्पणी के लिए भी और इस तरह के आयोजनों के सिलसिले के लिए भी मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। आप यह काम लगातार करते रहें। साहित्य का एक बड़ा काम यह भी